हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। फिर बच्चों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है बायोमोलिक्यूल। ये जो क्लासेस रहेंगे वो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी। तो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है हमारे पास, इसके हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप ये शॉर्ट नोट्स कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 100/100 मार्क्स का अटैम्प्ट करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। देखो, हमारा पहला ये हमारा टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन। जो बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है भाई, बायोमोलिक्यूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, बायोमोलिक्यूल क्या है, जितने भी बायोमोलिक्यूल है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, या और भी एटम हो सकते हैं, परंतु ये जो कार्बन एटम है उसका होना बहुत जरूरी है। उसी को हम ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। ये क्या करता है, लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है उनको बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल हेल्प करता है। दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये क्या करता है, हमारी जो बेसिक लिविंग सिस्टम है, बेसिक यूनिट है लिविंग सिस्टम की, उसको क्या करता है, बनाता है, बिल्डअप करता है, और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। कि भाई हमारी बॉडी बन तो जाती है परंतु उसकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी बायोमोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, या उस ग्रोथ को किस तरीके से मेंटेन करना है, तो ये काम भी बायोमोलिक्यूल अच्छे से करते हैं। उसके बाद क्या आता है, सीक्वेंस डेट रिलेट बायोमोलिक्यूल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या सीक्वेंस होना चाहिए बायोमोलिक्यूल को हम समझ सके। भाई बायोमोलिक्यूल से क्या बनता है, ऑर्गेनल्स बनते हैं, जो अंग होते हैं। ठीक है, अंग, और ये होते हैं अंग, नहीं कह सकते, इसको कहेंगे कोशिकांग। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से क्या बनेंगे, कोशिकांग या ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल से क्या बनते हैं, सेल। सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेंगे, लिविंग सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से क्या बनते हैं, पूरा हमारा बॉडी कह सकते हैं, या फिर लिविंग सिस्टम कह सकते हैं। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स। जो लिविंग सिस्टम है वो क्या बनाता है, मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। जो हमारा लिविंग सिस्टम है वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। इनसे हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, बनी होती है। अब कहता है प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये दो चीजें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, असेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। यानी कि ज्यादातर हमारा बॉडी का पार्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। In addition, some simple molecule like vitamin and mineral salt also play an important role in the function of organism। ये कहता है कि भाई विटामिन और मिनरल्स है वो हमें चाहिए तो थोड़ी अमाउंट में, परंतु ये भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को एक तरीके से रेगुलेट करने में, या इसके और अच्छे से ऑर्गेनिज्म फंक्शन करे। ठीक है, उनका ऑर्गेनिज्म अच्छे से काम करे, उसके लिए भी जो ये विटामिन और मिनरल्स है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा जो पहला ही टॉपिक होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कह सकते हैं अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ये कह सकते हैं जो मोनोमर यूनिट होती है, यानी कि प्रोटीन जिससे बनता है, छोटी छोटी यूनिट होती है मोनोमर यूनिट, तो वो क्या हमारे पास अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH आर कॉल्ड अमीनो एसिड। ये कह रहा है वो कंपाउंड जिसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, अमीनो ग्रुप बोलूँगा। यानी कि जिसके अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, अमीनो एसिड। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं अमीनो एसिड का। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है NH2, यहाँ पर COOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, और ये हमारे पास CH। ये यहाँ तक तो जनरल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तक क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब ये आर अलग अलग होगा ना, उसके हिसाब से अमीनो एसिड हमारे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे आर बदलता जाएगा वैसे वैसे अमीनो एसिड भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पर आर क्या है, एच भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और एराइल ग्रुप। एराइल होता है जहाँ पर रिंग प्रेजेंट हो जाती है, बेंजीन की रिंग, तो वो एराइल ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, एल्काइल एक सिंपल चेन, ठीक है, सिंपल ओपन चेन हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि भाई एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर और जितने भी अमीनो एसिड है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये जो ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब बता देता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है, या फिर जिस जो कार्बन है उसके पास
जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो जाएगा, और इसी पूरे मॉलिक्यूल को ही मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल दूंगा। तो इसी तरीके से ये कह रहा है भाई जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसके कार्बन के ऊपर सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट लगे होंगे, चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कि भाई उसमें से चारों ग्रुप सेम नहीं मिले, चारों ग्रुप अलग नहीं मिलेंगे, कोई दो या कोई तीन या कोई चारों भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे अलग नहीं मिलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव में। तो एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ग्लाइसिन, देखो यहाँ पर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है कि जब हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसको वर्गीकृत कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे बांटेंगे, तो अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अल्फा अमीनो एसिड कब होगा, जब ये डिपेंड करेगा कि भाई NH2 और COOH ग्रुप है वो उसके रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है। मान लो अल्फा कैसे मान सकता हूँ, NHCHR और यहाँ लगा देता हूँ COOH। तो ये जो NH2 है उसके अगले वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे क्या लगाओ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरीके से अगर मैं इसका अपोजिट, इसका थोड़ा और बड़ा करके लिखूं कि भाई जैसे मैं ये लिख देता हूँ COOH और CH2 और CHR और NH2। अब देखोगे NH2 से अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड। इसी तरीके से गामा एसिड होता है, गामा अमीनो एसिड। तो ये कहता है भाई न्यूट्रल हैविंग वन, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है ना उसके पास एक तो NH2 ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे ग्लाइसिन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ग्लाइसिन में क्या है भाई, यहाँ पर R की जगह पे क्या होता है, R की जगह पे H ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे ऊपर दिखाया था भाई ये वाला जो R होगा ना, R की जगह पे क्या होगा, H ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कैसा अमीनो एसिड बोलेंगे, ग्लाइसिन बोलेंगे। और ये देखो कि भाई यहाँ पर है ना एक हाइड्रोजन, ये कार्बन है मान लो, ठीक है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। हमने देखा भाई इस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एसिडिक हैविंग 1 NH2 एंड 2 COOH ग्रुप। अब देखो एसिडिक कब होगा, जब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होंगे। तो इसमें कह रहा है भाई एक तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और दो एसिडिक, तो अपने आप से ही एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड क्या कहता है कि भाई यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर NH2 है, तो एक NH2 ग्रुप और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हो गया ना, ये कितना हो गया भाई हमारे पास, ये एस्पार्टिक एसिड बन गया। तो ये क्या है, एक तरीके से एसिडिक अमीनो एसिड। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई जैसे यहाँ ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये पूरा R ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा R ग्रुप है, और ये जो यूनिट है ना, ये जो यूनिट लगी हुई है वो हर एक में सेम रहेगी, ठीक है। COOH CH NH2 ये बिल्कुल सेम रहेगी हर एक में, बदलेगा क्या, ये वाला ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप होता है ना, ये बदलता रहता है। और जैसे यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है, इसी तरीके से अगर बेसिक के बारे में बात करें, बेसिक के बारे में क्या होगा, यहाँ पर बेसिक ग्रुप जो कि NH2 है हमारे पास, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे किससे, एसिडिक ग्रुप से। तो ये कह सकते हैं अभी NH2 ग्रुप ज़्यादा है किससे, COOH ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाइसिन है, लाइसिन क्या बेसिक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर दो तो NH2 ग्रुप लगे हुए हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये वाला जो ग्रुप है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये तो बिल्कुल सेम है, हर एक में सेम रहेगा, बदलेगा क्या, ये वाला ग्रुप जो R ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, CH2 4, 4 CH2 के ग्रुप लगे हुए हैं, उसके बाद NH2 है, ये हमारा लाइसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ये क्या होते हैं, दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। जो अमीनो एसिड हमारा शरीर बना देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्यों बोला है इसने, क्योंकि मान लो ये हमारी बॉडी के अंदर बन गया है, और बॉडी के अंदर जो चीज़ बन जाती है उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जैसे हम डाइट के अकॉर्डिंग कोई अमीनो एसिड ले रहे हैं, तो वो चीज़ अमीनो एसिड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे शरीर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम एक्स्ट्रा क्यों लेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, जो हमें ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, जिसको हमें लेने के लिए अपनी डाइट में शामिल किया जाता है उन अमीनो एसिड को। तो ये क्या है, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। ये हमारे जो डाइट के अकॉर्डिंग हमें ये अमीनो एसिड हमें अपनी बॉडी के अंदर लेने पड़ते हैं, ठीक है।
तो अगर हम बात करें असेंशियल और नॉन असेंशियल की, जो असेंशियल है वो एक्चुअली वैसे नो के करीब है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो पीवीटी टिम होल से। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, फिनाइल फिनाइल एलेनिन। वी का मतलब है वेलिन। टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन। और सेकंड टी का मतलब है यहाँ पर टायरासिन। और उसके बाद टायरासिन के बाद जो आई का है, आई का मतलब है आइसो ल्यूसिन। एम का मतलब है मिथियोनिन। और एच का मतलब है हिस्टिडीन। और ए यहाँ पर वैसे ही है, वैसे तो होता है ये एलेनिन होता है, ठीक है। और सेकंड एल का मतलब क्या है, ल्यूसिन। और इस अगले वाले एल का मतलब क्या है, लाइसिन। तो ये हमारे नो के करीब क्या हो गए, नो के करीब एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल की बात करें, नॉन एसेंशियल में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अर्जिनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट और साइटिन। और यहाँ पर ग्लूटामेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है कि भाई अमीनो एसिड हमारे पास ये होते हैं। और असेंशियल अगर आप याद रख लेते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि भी कौन सा असेंशियल अमीनो एसिड है, कौन सा नॉन असेंशियल है। तो अगर आप असेंशियल याद कर लेते हो इस ट्रिक से, तो जो बच गए वो हमारे पास क्या बचेंगे, नॉन असेंशियल बचेंगे। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, NH2CH और ये हमारे पास R ग्रुप है, ठीक है। अगर NH2 लेफ्ट साइड पे होगा, अगर NH2 लेफ्ट साइड पे होगा तो वो क्या होगा, L अमीनो एसिड। अगर NH2 राइट साइड में होगा तो वो अमीनो एसिड होगा D अमीनो एसिड। उसके बाद आता है, ये कहता है भाई जितने भी नेचुरल अकरिंग अमीनो अल्फा अमीनो एसिड है वो L अमीनो एसिड होती है। जितने भी नेचुरल अकरिंग जो नेचर में पाए जाते हैं अमीनो एसिड है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, L अमीनो एसिड। और D अमीनो एसिड अकर इन सम एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया सेल वॉल। जो D अमीनो एसिड होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट। ज्विटर आयन क्या कहता है अभी, जब व्हेन ए प्रोटॉन इज माइग्रेट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अमीनो ग्रुप, जब कोई प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, माइग्रेट कर जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो ग्रुप में क्या हो जाए, प्रोटॉन माइग्रेट कर जाए, ए ड्यूल आयन इज फॉर्म्ड। एक दोहरा आयन क्या बनाता है, दो पॉजिटिव या फिर कह सकते हैं दो चार्ज का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी दो चार्ज वाले या ड्यूल आयन को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक सिंपल अमीनो एसिड है, ठीक है, इसका जो H होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, NH2 के पास चला गया, तो ये इस तरीके का बन जाएगा। अब देखो ये H पॉजिटिव यहाँ से जाके यहाँ पर आया है तो इस पे तो आ जाएगा Na पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पे दो चार्ज आ गए, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब कहता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो पीएच होगा वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ज्विटर आयन विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कह रहा है ज्विटर आयन जहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है, कैन ओनली एग्जिस्ट एट ए स्पेसिफिक पीएच। और वो उसका एक कोई स्पेसिफिक पीएच होगा। ये कह रहा है ज्विटर आयन जब न्यूट्रल हो जाता है ना, जिस मतलब कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है, उस स्पेसिफिक पीएच को ही हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि भाई हमें पता है भाई कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और मान लो हमारे इस एक बिकर के अंदर हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसके अंदर अमीनो एसिड है। अगर ये कहता है कि अगर मान लो इसके अंदर क्या हो, अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड हो, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पहले ये देख लेते हैं। पीआई जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है ना, वो क्या है, ल्यूसीन का है क्या, 6.0, यानी कि ये तो है एसिडिक अमीनो एसिड। और एस अर्जिनिन है जो वो है हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड, इसका जो पीएच है वो क्या है, 10.8 के करीब। देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये जो बिकर हमने बनाया है इसमें क्या कुछ होगा। देखो आगे एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में ये ज्विटर आयन है हमारे पास, जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या, पीएच है, ये एक तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे है। अगर मैंने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, OH डाल दिया, तो होगा क्या, इसका जो H पॉजिटिव होगा ना, NH3 का, NH3 पॉजिटिव का H हट जाएगा और वो OH ले लेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है, H और OH मिलके H2O बना देगा। बचा क्या हमारे पास, ये बन जाएगा NH2CHR और COO नेगेटिव। अब इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एनायन। एनायन है, अगर एनायन है तो इसका पीएच क्या होगा, हाइयर होगा, यानी कि ज़्यादा पीएच होगा। इसका मतलब ये कैसा करेक्टर का होगा, बेसिक करेक्टर का होगा। दूसरी कंडीशन क्या ली हमने,
कि भाई हमने इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा दिया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वहाँ पर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला ग्रुप बना लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव बच जाएगा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कैटायन बोलेंगे। और इसका जो पीएच होगा कैटायन का वो क्या होगा, यहाँ पर लो पीएच होगा, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास एसिडिक होगा। अब बात करते हैं ऊपर वाले बिकर की। यहाँ पर देखते हैं, मान लो हमने अभी पढ़ा कि भाई जो बेसिक होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो एसिडिक होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो किसी भी इस बिकर के अंदर एसिडिक अमीनो एसिड है तो वो कहाँ की ओर मूव करेगा, वो कैथोड की ओर मूव करेगा। ठीक है, अगर इस बिकर के अंदर हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ की ओर मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। इन दोनों के पीएच अलग अलग होंगे भाई, एक होगा बेसिक और एक होगा एसिडिक। उसके बाद कह रहा है अगर मान लो ऐसा अमीनो एसिड है जिसका ना तो वो न्यूट्रल है ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, यानी कि वो न्यूट्रल है, तो वो किसी की तरफ मूव नहीं करेगा, वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, जब मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ अमीनो एसिड को, तो उसी पीएच को हम क्या बोल रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये देख लीजिए केस 1 क्या कह रहा है, अगर पीएच कम होगा तो H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, इसका मतलब एसिडिक होगा पीआई से। ठीक है, और पीआई से पीएच अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब बेसिक है, मतलब कि OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हैं H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर एक न्यूट्रल का केस है पीएच और पीआई बराबर हो जाएंगे इसमें। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास क्या आता है, पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अल्फा अमीनो एसिड। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड को जब मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। कंडेंसेशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन करना। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लो ये हमारे पास अमीनो एसिड है, ठीक है, एक दूसरा अमीनो एसिड है NH2 का H2 और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, यहाँ पर एक ही H जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, OH COH से, और H निकल जाएगा NH2 से। H2O बाहर निकलने के बाद एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, अमाइड लिंकेज बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये अमाइड बॉन्ड बढ़ गया। ठीक है, NH और CO के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या है, अमाइड बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इसने डाई पेप्टाइड क्यों बोला है, देखो डाई पेप्टाइड का मतलब है, डाई का मतलब दो, जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बोलते हैं डाई पेप्टाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड लिंकेज का या पेप्टाइड बॉन्ड का। वो बॉन्ड कौन सा होता है, हमने अभी देखा CO और NH के बीच में क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, तो यही बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये याद रखो, अमाइड बॉन्ड बोले या फिर पेप्टाइड बॉन्ड बोले, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। अब कहता है अगर किसी के अंदर, किसी पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर 2 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड है, ठीक है, तो वो कहते हैं डाईपेप्टाइड। अगर 3 मॉलिक्यूल अल्फा अमीनो एसिड है तो ट्राईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड हैज़ ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो पता हो गया भाई। सीधी सी बात है, अगर यहाँ देखा जाए 2 अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 पेप्टाइड मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल अल्फा अमीनो एसिड कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, 2। यानी कि उसका एक कम कर दो, जितना पेप्टाइड है ना उसमें एक कम कर दो, वो हमारे पास बॉन्ड आ जाएंगे, कितने बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या, पॉली पेप्टाइड का। पॉली पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक से ज़्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी या एक से ज़्यादा, जिसके पास एक से ज़्यादा पेप्टाइड हो तो वो क्या है, या अल्फा अमीनो एसिड बहुत सारे हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मैनी अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि कितने के करीब 10,000 के करीब अल्फा अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड दोज पॉलीपेप्टाइड विच हैव मोलिकुलर मास अबाउ देन 10,000 U। तो जो ये है क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, जब 10,000 के करीब पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाते हैं और उनका मास 10,000 U के करीब हो जाता है। ठीक है, तो उस यूनिट को हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन। ठीक है, अगर जब पॉलीपेप्टाइड मिल के क्या बना दे, 10,000 करीब इसका मोलिकुलर मास हो जाए या उससे ऊपर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। इसका मतलब हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड होती है, बेसिक यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के बारे में देखें, देयर आर लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब ये कह रहा है भाई जो पॉलीमर होगा ना, अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे वो लीनियरली जुड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आता है। स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सिंपल स्ट्रक्चर बोले या फिर क्या बोले प्राइमरी स्ट्रक्चर बोले। इट सिंपल रिवेल द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड को एक के बाद एक लगाता चला जाता हूँ और जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ये वाली यूनिट देखो, यहाँ से एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, नोट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो NH2 ये होगा, ठीक है, यहाँ NH2 CO CHOR और CO, एक तो ये यूनिट जुड़ के बनी है, ठीक है। फिर अगली मैं अगर ब्रेक करूँ, एक ये वाली यूनिट जुड़ के बनी है, ठीक है। फिर अगली देखे तो एक तो ये बनी है, तो तीन यहाँ पर जुड़ के क्या बन रखा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे होंगे, N के करीब होंगे, इस तरीके से जुड़ते जाएंगे और एक लंबी चेन बना लेंगे, लीनियर चेन, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। यानी कि एक सीक्वेंस में जुड़े होंगे, एक के बाद एक जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना दे। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स का मतलब होता है एक तरह के स्पाइरल, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है ना वैसा होता है। तो स्पाइरल टाइप में एक तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, मेंटेनेंस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसा स्ट्रक्चर मान लो ये सीधी लाइन थी, अब वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, स्पाइरल टाइप में हो गया। अब ये हुआ क्यों, ये हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब इन अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है। या तो ऐसे ये वाला देख लो, ये वाला, कोई भी, ये दोनों सेम है। अब इसकी बात करें, ये वाला क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक प्लेट टाइप में, एक शीट टाइप में क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, और ये भी किस तरीके से बना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये ऐसा कब बनेगा, जब आर क्या होगा, हमारे पास स्मॉल ग्रुप होगा, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन है कि भाई आर क्या होना चाहिए, स्मॉल ग्रुप होना चाहिए। तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्या एक है हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का, इसमें देखेंगे ये कहता है भाई जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी से जो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, वो स्ट्रक्चर क्या होंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर होंगे। तो द फोल्डिंग एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि जो हमारे पास ऊपर वाले स्ट्रक्चर हैं उनकी इस तरीके से फोल्डिंग हो जाए, ठीक है, और फॉर्म एक कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर शेप, और एक गोल टाइप में या फिर कह सकते हैं ग्लोबुलर शेप में एक हमारे पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। वो इस तरीके से फोल्ड होए और वो कैसा हो जाए, गोल शेप ले ले, और या टर्म्ड एज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। इट इज स्टेबलाइज बाय कोवेलेंट आयनिक और हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो हमारे पास ये शेप ले रहा है, ग्लोबुलर शेप ले रहा है, वो किसके कारण ले रहा है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी। अब इसका टर्सरी स्ट्रक्चर का देखना चाहो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये जो दिखा रखा ना कि यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी से ही ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक प्रीसियस अरेंजमेंट होती है इन तीनों टाइप के स्ट्रक्चर में, जैसे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है, इन तीनों का एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाती है, और उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे ये दिखा रखा, ठीक है। एक स्पेशल अरेंजमेंट बन गई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइज के बेस पे हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक होता है सिंपल प्रोटीन विच गिव ओनली अल्फा अमीनो एसिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस, एग्जांपल एल्ब्यूमिन, यानी कि हाइड्रोलाइज होने के बाद अल्फा अमीनो एसिड मिले, ओनली अल्फा अमीनो एसिड मिले हाइड्रोलाइज होने के बाद, तो वो हमारे पास सिंपल प्रोटीन होता है, एग्जांपल है एल्ब्यूमिन। उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, ये प्रोटीन वो होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट को इसने क्या बोला है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला है। प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है हमारे पास, वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसका मतलब क्या कहता है भाई, अगर मैं किसी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता हूँ तो हमें अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट और मिलेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, ये रहा, ये प्रोटीन है, जैसे हम देखते हैं मेटलो प्रोटीन है, उसके अंदर अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेटल आयंस भी मिलेंगे, जिंक, आयरन और कॉपर। हीमो प्रोटीन देखेंगे तो हीमे ग्रुप मिलेगा नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक पार्ट में। ग्लाइको प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्रोटीन में लिपिड मिलेगा, और न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड या डीएनए और आरएनए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या कहता है, ये ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज करते हैं ना, या पार्शली हाइड्रोलाइज करे तो वो एक क्या हो जाए, सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन में,
तो ये किससे मिलते हैं, जैसे सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन ऊपर पढ़े हमने, अगर उनका हाइड्रोलाइज करता हूँ तो हमें कैसा प्रोटीन मिलता है, ड्राइव्ड प्रोटीन। यानी कह सकते हैं कि भाई ये है ना कंजुगेटेड और सिंपल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन। तो इसमें एग्जांपल हो सकता है जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या बना, प्रोटीएस्टिस, और प्रोटीएस्टिस से क्या बना, पेप्टोन, और पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, ये ड्राइव्ड प्रोटीन का हो जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर शेप, शेप के अकॉर्डिंग हम अमीनो एसिड को कैसे या प्रोटीन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। यहाँ पर एक बार डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। ये कहता है जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर इसका नहीं हो सकता। और इसका टर्सरी स्ट्रक्चर हो सकता है क्वाटरनरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्वाटरनरी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसमें क्या है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे फाइबर होते हैं ना, लंबे लंबे रेशेदार होते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका फाइब्रस, और सीट जैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। और इसका ग्लोबुलर प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्फेरिकल शेप होगी। इसके ये पानी के अंदर इनसोल्युबल रहेंगे, ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और एक कोलिडल सॉल्यूशन देंगे। इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन की, वो वेरी करती है। जब हमने मान लो दो सेम तरीके के फाइब्रस प्रोटीन ले लिए और उनकी जब हमने लेंथ देखी, उन दोनों की लेंथ क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है, एक अलग लेंथ का और एक अलग अलग लेंथ का हो सकता है, ठीक है। परंतु जब हम दो सिंपल सैंपल लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के और उनकी जब पॉलीपेप्टाइड चेन देखते हैं, लेंथ देखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो वो क्या रहती है, आइडेंटिकल रहती है, यानी कि सेम रहेगी। उसके बाद एग्जांपल है फाइब्रस के कैरेटिन, कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रियोन। उसमें एग्जांपल होगा ग्लोबुलर में एल्ब्यूमिन, सीरम और ग्लोबुलिन। अगला आ जाता है, देखो वो स्ट्रक्चर तो हमने इस तरीके से कराया कि भाई थोड़ा छोटे में हो जाए, ठीक है। परंतु अब देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हैव ओनली वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। भाई एक ही क्या होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। यानी कि इसकी ये बात कह रहा है, जैसे एक चेन तो ऐसे बना ली, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, और एक चेन ऐसे बना ली, यानी कि एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन हो सकती है इस टाइप के प्रोटीन में। और ये कहता है भाई each polypeptide in protein has अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो सारे के सारे अमीनो एसिड होंगे वो लिंक करेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक के बाद एक चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी एक आगे आगे एक पीछे आगे एक ब्रांच बना दिया, ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस में चलेंगे। एंड इट्स इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड दैट इज सेड टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को ही हमने क्या बोला है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बोला है। उसके बाद आता है एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज दैट सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन। ये कहता है अगर मान लो किसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आता है तो वो किस में चेंज आएगा, उसके सीक्वेंस में चेंज आएगा और एक डिफरेंट तरीके का प्रोटीन क्रिएट कर देगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिखा रखा प्राइमरी स्ट्रक्चर का, एक के बाद एक हमारे पास क्या आ रही है, अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का, ये एक तरीके से प्राइमरी से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और एक तरीके से क्या होगा, ये जो शेप होगी इसकी वो एक तरीके से लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ठीक है। जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक तरीके से लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, वो क्या हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। देखो ये दिखा रखा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं दो टाइप के होते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, एक तो अल्फा और एक है बीटा। अल्फा में क्या करेंगे, ये कहता है भाई अल्फा वाले में एक तरीके से हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा, जैसे स्पाइरल होते हैं ना उस टाइप में हो जाएगा अल्फा हेलिक्स में, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं भाई पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। किस तरीके से, क्यों हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और इसमें क्या आ जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगी, ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। ट्विस्ट हो गया इनटू राइट हैंडेड स्क्रू, जैसे हमारा स्क्रू होता है उस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा और हेलिक्स जैसी शेप ले लेगा। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किन के बीच में होती है, NH और CO। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और एक NH ग्रुप होगा, NH के हाइड्रोजन से और CO के ऑक्सीजन से। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देगा, इसको ट्विस्ट कर देगा और एक ऐसी शेप बना देगा। उसके बाद बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या कहता है, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये कह रहा है कि पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके से एक्सटेंड होगा या एक्सटेंशन करेगा, इस तरीके से खिंचाव करेगा, इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेगा। और स्ट्रेचिंग करने के बाद इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी NH और CO के बीच में, एंड लेड साइड बाय साइड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स। और साइड बाय साइड यहाँ पर बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और बेंडिंग होनी स्टार्ट होने के बाद ये इस टाइप की क्या कर लेगा, स्ट्रक्चर ले लेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर आता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फोल्डिंग
ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी ओवरऑल फोल्डिंग हो जाए। ये एक तरह से सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनेंगे, ठीक है। ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की शेप ले लेगा। अब कैसे? हाँ, ये कह रहा है फोल्डिंग होगी किसकी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। इट गिव राइज टू मेजर मोलिकुलर शेप। जो टर्सरी स्ट्रक्चर में दो मेन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कौन सी? एक तो फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। अब मेन फोर्स विच स्टेबलाइज सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाला जो मेन फोर्स होगा वो कौन सा होगा? प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके एग्जांपल याद रखो कि भाई टर्सरी स्ट्रक्चर में फाइब्रस और ग्लोबुलर, और सेकेंडरी में हमारे पास अल्फा और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है, जैसे देखो ये दिखा रखा है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल दिखा रखा है, और ये एक तरीके से अल्फा और बीटा जो हमारे पास दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, उसी से हमारे क्या बना है? टर्सरी स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारी स्ट्रक्चर की टाइप है क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कहता है सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपाउंड composed of two or more polypeptide chain referred to as subunit। अब ये कहता है टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा ना, ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन इसमें सब यूनिट होगी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से ये मिलके बनेगा। और जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी इन सब यूनिट की, दो या दो से ज़्यादा हमने सब यूनिट ली, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट लगा देते हैं, तो उसी जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये एग्जांपल दिखा रखा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, और बताया कि भाई यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की चेन कंबाइन करेगी और ऐसा एक स्पेशल अरेंजमेंट बना लेगा। इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। उसके बाद आता है डी नेचर ऑफ प्रोटीन। डी नेचर ऑफ प्रोटीन क्या है? द प्रोसेस डेट चेंज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव प्रोटीन। ये कहता है भाई जो मान लो नेटिव प्रोटीन होता है उसका सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जिससे वो बना है, उसका 3D स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते हैं किस में? सिंपल सब्सटेंस में। यानी कि कह सकते हैं डी नेचर का मतलब क्या होता है? अगर मान लो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको सिंपल ऐसे में खोल के मैं एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डी नेचर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर कन्वर्ट करना प्रोटीन को, वही क्या डी नेचर ऑफ प्रोटीन है। तो 3D स्ट्रक्चर है जो हमारा नेटिव प्रोटीन का, उसको चेंज करना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी नेचर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो इट कैन कोज्ड बाय चेंज इन द पीएच। ये किसके कारण होता है? अगर मैं पीएच को चेंज कर लूँ, टेम्परेचर को चेंज करूँ, या किसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दूँ, या मैं किसी सोलवेंट को ऐड कर दूँ, चाहे वो वाटर हो, अल्कोहल या एसीटोन हो, ठीक है, उसके कारण जो 3D स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सिंपल सब्सटेंस, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलता है? डी नेचर ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास ये अमीनो एसिड का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? दीज आर पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियोटाइड। यानी कि एक पॉलीमर होता है जो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो पॉली का मतलब मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना देगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना देता है? एक तरीके से न्यूक्लिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो होता है पेंटोज शुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी का जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।